मार्क हंटर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटीज, इट इज अबाउट हैंडलिंग द अपॉर्चुनिटीज राइट। जरूरी नहीं है कि हमें राइट अपॉर्चुनिटीज ही मिले, जरूरी ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूटिलाइज करें और उनको यूज करना जाने। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरप्रीत कौर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। मार्केट रिसर्च कोर्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स और मार्केट रिसर्च पोटेंशियल की और कैसे ये रिसर्च हमें हेल्प करती है मार्केट से आने वाले पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए और सेल्स फोरकास्टिंग करने के लिए। इसका पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्टडिंग द मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि मार्केट के ट्रेंड्स को ध्यान से स्टडी कीजिए। यहाँ मैं उदाहरण लेना चाहूंगी किडीज बेकरी प्रोडक्ट्स का। किडीज नोएडा में बेस्ड एक बेकरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है जिसके प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही अवेलेबल हैं। पिछले 25 सालों में इस कंपनी ने बहुत सारे नए ब्रांड्स ऑफ कुकीज और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक्स, कैंडीज वगैरह को लॉन्च किया और अपने नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए पैकेजेस की वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की सक्सेस के पीछे क्या राज है? इस कंपनी की सक्सेस के पीछे राज है एक थरो मार्केटिंग रिसर्च का, जिसमें उन्होंने रिटेलर्स का फीडबैक भी लिया और कस्टमर का फीडबैक भी लिया। इन दोनों सोर्सेज से रिसर्च करने के बाद, फीडबैक लेने के बाद, टाइम टू टाइम ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में नए नए मॉडिफिकेशंस करती है। जैसे मार्केट से इन्हें पता चला कि नवरात्रों और फास्ट के सीजन यानी कि व्रत के सीजन के दौरान लोगों को नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है। अगर नई तरह की कुकीज हो जो नवरात्रा स्पेशल कुकीज के नाम से जानी जाती हो, जैसे कुट्टू के आटे से बनी हुई कुकीज या कोकोनट से बनी हुई कुकीज, तो इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत डिमांड में है और कोई कॉम्पिटिटर इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। बस फिर क्या था, उन्होंने मार्केट की पल्स को पहचाना और ये मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए और फिर सक्सेस उनके कदम चूमने लगी। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस की सक्सेस को हासिल कर सकते हैं मार्केट के पॉपुलर ट्रेंड्स पे नजर रख के। कस्टमर के परचेज पैटर्न कैसे बदल रहे हैं? क्या बाइंग सीजनल होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ये प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, जैसे कि मैंने नवरात्रा कुकीज के बारे में आपको अभी बताया। कस्टमर की इकोनॉमिक कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। क्या इस समय उनके पास इन सब प्रोडक्ट्स पे पैसा स्पेंड करने के लिए है? जैसे पेंडेमिक के दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उन्हें एक ऐसी कंपनीज की ज़रूरत थी जो कि उन्हें अच्छा, साफ सुथरा, प्रॉपरली सैनिटाइज किया हुआ सामान घर तक पहुंचाए। तो होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटीज, अपीलिंग स्कीम्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, लॉयल कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट्स, इस तरह की स्कीम्स को डिजाइन करके कंपनीज ने पेंडेमिक के दौरान भी अपने बिजनेस का मीटर चालू रखा। सिर्फ क्या समझा? रिसर्च किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में मार्केट से कहीं कोई थ्रेट्स तो नहीं मिलने वाली। इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वर्ल्ड फेमस कॉफी चेन स्टारबक्स की। स्टारबक्स को हम सब जानते हैं, पर यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्टारबक्स को आज नंबर 1 बनाने के पीछे है मार्केट रिसर्च, उनकी रिसर्च स्ट्रैटेजी। उनकी रिसर्च स्ट्रैटेजी 4 बेसिक स्टेप्स पे बेस्ड है। कौन कौन से? सबसे पहले कल्चरल ट्रेंड्स, किसी भी एरिया के, किसी भी सेक्टर के, किसी भी कंट्री के कल्चरल ट्रेंड्स, क्या क्या कल्चर है उनका, उसको अच्छी से स्टडी करना। सोशल मीडिया को मॉनिटर करना, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, उनके सोशल मीडिया हैबिट्स को स्टडी करना। साथ के साथ जो स्टोर पे कस्टमर्स आ रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, उनका फीडबैक लेना और स्टोर के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स के सैंपल्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे टेस्टिंग करवाना। बड़ी छोटी सी कैंपेन उन्होंने चलाई, लेकिन बहुत पॉपुलर हुई इंडिया में, कि आप स्टारबक्स के कॉफ़ी मग को हाथ में पकड़ के कॉफ़ी पीते हुए अपनी फ़ोटो खींचिए, अपनी सेल्फी खींचिए और अपने फेसबुक या ट्विटर पे अपलोड कीजिए। ये एक ट्रेंड बन गया, एक क्रेज़ बन गया लोगों के बीच में। लोग स्पेशली स्टारबक्स पे जाके कॉफ़ी खरीदते थे, सेल्फी खींचते थे और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे। इसमें हुआ क्या? लोग अपने आप को पॉपुलर नहीं कर रहे थे, बल्कि साथ के साथ कंपनी को भी पॉपुलर कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ स्टारबक्स ही कर सकता है? नहीं,
आप भी इन 4 स्टेप्स को आसानी से अपना सकते हैं, बस थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कस्टमर की नॉलेज गेन करने की। बिजनेस की सक्सेस के लिए कस्टमर और रिटेलर दोनों का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप यही नहीं मान सकते कि हमने कस्टमर को जान लिया, रिटेलर को इग्नोर कर दे, नहीं, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटेलर से ही जाके खरीदेगा। सो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो सिर्फ डेस्क रिसर्च से काम नहीं चलेगा, सेकेंडरी डेटा कंपाइल किया और रिसर्च स्टडी बना डाली, नहीं, फील्ड रिसर्च बहुत जरूरी है। अपने प्रपोज्ड प्रोडक्ट को लेके एक फील्ड रिसर्च स्टडी डिजाइन कीजिए, रिटेलर या उसकी शॉप पर जाएं, वहां जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे फीडबैक लें, लेकिन सिर्फ फीडबैक लेके वापस ना आ जाएं, उनके दिए हुए फीडबैक को इक्वल इंपॉर्टेंस भी दें। तो यहाँ पे रिटेलर का फीडबैक जिसे हम रिटेल ऑडिट कहते हैं और कस्टमर का फीडबैक जिसे हम कस्टमर सर्वे कहते हैं, दोनों का ही डेटा आपको मिलेगा और दोनों को ही प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे ताकि हम अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में, क्वालिटी की मॉडिफिकेशन में या प्राइसिंग में डिजायर्ड चेंज कर सकें। मैथ्यू ऑर्डर्स का कहना है कि द सोल रीजन वी आर इन बिजनेस इज टू मेक लाइफ लेस डिफिकल्ट फॉर आवर क्लाइंट्स। यानी कि बिजनेस का एक ही पर्पस है, बिजनेस को कामयाब बनाना है तो कस्टमर की लाइफ को आसान बनाना है। कस्टमर्स की नीड्स के साथ साथ सिर्फ कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि कस्टमर कस्टमर कस्टमर, कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं करना है भाई। अगर कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर दिया तो बिजनेस सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो कॉम्पिटिटर पे नजर रखना भी जरूरी है। कैसे करें? ये कैसे करें? इसे करने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज को भी मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा। एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि कहीं कस्टमर के लिए बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन करने के चक्कर में आप लेट ना हो जाएं कि कॉम्पिटिटर आपसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन करे और मार्केट में लॉन्च कर दे, जैसा कि नोकिया के साथ हुआ। नोकिया ने अपना पूरा फोकस सिर्फ कस्टमर पे रखा। वो मार्केट से आने वाली थ्रेट को समझ नहीं पाया और शायद समझ भी पाया तो समझने के हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। एप्पल और एंड्रॉयड, ये वो दो थ्रेट्स थी जिसको नोकिया ने रिसर्च में इग्नोर कर दिया। रिसर्च बार बार इन दोनों थ्रेट्स की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन ना तो नोकिया ने अपना सॉफ्टवेयर अडेप्ट किया, ना ही एप्पल के डिजाइन किए हुए ब्रांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस की। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज नोकिया मार्केट में एग्जिस्ट करता। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है रिसर्च में वो है कि हम कंज्यूमर के बदलते ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल में लिखा है टॉप 10 कंज्यूमर ट्रेंड्स, यानी कि आने वाले वक्त में कंज्यूमर्स के टॉप ट्रेंड क्या होंगे। इसमें साफ लिखा है उन्होंने कि आने वाले सालों में कस्टमर का बाइंग पैटर्न काफी बदलने वाला है। खासकर के पैंडेमिक के बाद का लाइफस्टाइल जो होगा उसमें पैटर्न काफी हट के होगा। आज का कस्टमर कन्वीनियंस ज्यादा चाहता है, पैसे नहीं बचाना चाहता। उसका कंसर्न सेफ्टी और सिक्योरिटी पे है, हेल्थ पे है, सैनिटाइजेशन पे है। भले ही इसके लिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑनलाइन बाइंग में ज्यादा प्रेफर करता है बजाय कि घर से बाहर निकल के प्रोडक्ट्स को खरीदने में। होम डिलीवरी प्रेफर करेगा बजाय कि बाजार से जाके खरीदने में। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उसके हिसाब से रीडिजाइन कर पाएं तो शायद आपका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होगा और बिजनेस सरवाइव करेगा ही नहीं, सक्सेसफुल भी होगा। जैसे कि हम जानते हैं अर्बन कंपनी की सैलून सर्विसेज, पेंडेमिक के दौरान ये सैलून सर्विसेज बहुत पॉपुलर हुई। जहां पहले लोग घर पे सैलून वाली को बुलाना पसंद नहीं करते थे, इस पेंडेमिक के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, वो घर पे सैलून सर्विसेज लेना शुरू कर दिए और इसका बेनिफिट मिला अर्बन कंपनी को। सो इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस की टारगेट मार्केट और इमीडिएट बिजनेस एनवायरनमेंट पे पैनी नजर रखेंगे तो आपको कंज्यूमर के दिन पर दिन, ध्यान रहे कंज्यूमर ट्रेंड्स सालों में नहीं बदलते, दिन पर दिन और महीनों में बदलते, तो उस पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स आपको नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो देंगे ही साथ आपको एडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे, जैसे कि कोका कोला के साथ हुआ।
कोको कोला ने जब इंडिया में लॉन्च किया और रूरल मार्केट्स में सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी नहीं हो पाती। फ्रिज कैसे चलेगा जब बिजली नहीं होगी। 7 से 8 घंटे का लोड शेड रहता है गाँव में, जिस वजह से कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी नहीं हो पाती। एज अ रिजल्ट उनकी सेल्स कम हो जाती है। सो कंपनी को एक नए प्रोडक्ट की आइडिया मिली, कंपनी के इंजीनियर्स को एक नए प्रोडक्ट की आइडिया मिली इस मार्केट फीडबैक से, और उन्होंने डिजाइन किया इको कूल सोलर कूलर। ये कूलर यानी कि रेफ्रिजरेटर सोलर एनर्जी से चलता था। 7 से 8 घंटे की सोलर एनर्जी, और ये फ्रिज 8 से 9 घंटे चल जाता था बिना बिजली के। यही नहीं, इसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं ठंडी कर सकते थे, इसमें एक लैंटर्न भी थी जो रात के टाइम पे बिजली देती है, और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी थे। बस फिर क्या था, ये सोलर कूलर और कोको कोला दोनों पॉपुलर हुए, क्योंकि कस्टमर रिटेल शॉप पे आके कोल्ड ड्रिंक भी पीते थे और अपने मोबाइल को चार्ज भी करते थे। इस एक छोटी सी स्टडी से कंपनी के ब्रांड यानी कि कोको कोला की सेल्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। CRM ऑनलाइन के एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग आने वाले 5 सालों में बिजनेसेस के लिए कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कस्टमर एक्सपीरियंस। जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के दौरान उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा, एज हाई एज 45.9%। सेकेंड ट्रेंड जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइसिंग। हालांकि प्राइसिंग एक्सपीरियंस से काफी कम इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर अब प्राइस सेंसिटिव भी है। 20.5% ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, 33.6% ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, आप उसको क्या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो। यानी कि ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया, क्या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह से मीट कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं सेल्स पोटेंशियल में या सेल्स फोरकास्टिंग में रिसर्च के रोल की। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो और अंडर प्रोडक्शन ना हो। दोनों ही बिजनेस के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। सो इसके लिए सेल्स फोरकास्टिंग का होना बहुत जरूरी है। इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं रिटेल ऑडिट। यहाँ रिटेल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेलर आपको पूरी जानकारी देगा कि किस एरिया में किस प्रोडक्ट की कितने वॉल्यूम सेल होते हैं, और यही वॉल्यूम हमारे लिए फ्यूचर सेल्स पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा। इस तरह की रिसर्च के लिए कंज्यूमर सर्वे एक रिलायबल सोर्स नहीं है। कंज्यूमर आपको कहेगा कि मैं 2 यूनिट्स परचेज करूंगा, हो सकता है वो सिर्फ 1 ही यूनिट परचेज करे, लेकिन रिटेल ऑडिट इस तरह की रिसर्च में एक रिलायबल सोर्स होता है। दूसरा रिलायबल सोर्स होता है सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट। अब सिंपल सा तरीका क्या है कि आपने अपने एरिया के सभी रिटेलर्स की पिछले 8 से 12 महीने की सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट को स्टडी करना है, उसको एक्सेल में प्रोजेक्ट करना है, और जो पाई चार्ट निकल के सामने आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपका एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम क्या होगा। इस स्टडी में अपने प्रोडक्ट के साथ साथ ये मालूम चल जाएगा कि कौन से ब्रांड्स, कौन से पैकेजेस, कौन से साइजेस पिछले कुछ महीनों बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से डिक्रीज कर रहे हैं। सेल्स फोर्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स से फीडबैक ले सकते हैं। आप हर सेल्स टीम मेंबर को अपने अपने एरिया की सेल्स प्रोजेक्ट करने के लिए कहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में एक सेल्स फोर्स है और दिल्ली को 5 एरियाज में आपने डिवाइड कर रखा है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, इस तरह के एरियाज में काम करने वाले सेल्स टीम मेंबर्स को कहें कि अपने एरिया की एक्सपेक्टेड सेल्स बताएं। जनवरी में कितने यूनिट सेल होंगी, फरवरी में कितने यूनिट सेल होंगी, मार्च में कितने यूनिट सेल होंगी। इसके बेसिस पे एक टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, एक सूटेबल परसेंटेज उसमें ऐड कर लीजिए, मिल गया आपके पास फोरकास्टेड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स फोरकास्ट के बाद बारी आती है स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना भी उतना ही जरूरी है। आप जिस भी मार्केट में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या जिस भी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, मार्केट की इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस और रिसर्च जरूर रखिए। मार्केट का साइज क्या है, अगर बहुत छोटी मार्केट है तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं देगी, ऐसी मार्केट में मत एंटर कीजिए। प्रोडक्ट की अर्जेंसी क्या है, क्या कस्टमर ईगरली वेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च का?
अगर ऐसा है तो इस मार्केट में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटर करते ही आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेल्स और डिमांड मिलेगी। क्या कस्टमर को एक्वायर करना या प्रोडक्ट को डिलीवर करना लो कॉस्ट है, यानी कि कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की कॉस्ट हाई है या लो है? अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की कॉस्ट हाई है तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की कॉस्ट लो है तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली हाई होगा। ऐसी मार्केट में जरूर जाइए। क्या प्रोडक्शन और प्रमोशन की इनिशियल शुरू की कॉस्ट कम है या ज्यादा है? हो सकता है किसी नए प्रोडक्ट की प्रमोशन कॉस्ट शुरू में ज्यादा हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इनिशियल कॉस्ट बियर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उसको आपको फायदा मिलेगा। आपका प्रोडक्ट यूनिक कितना है? अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो कस्टमर इस एस्पेक्ट को, जिसे हम यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, पे फोकस करते हुए आपके प्रोडक्ट को जरूर लाइक करेगा और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स वॉल्यूम हाई होगी। यहां एग्जांपल लेते हैं घड़ी डिटर्जेंट का। घड़ी डिटर्जेंट एक बहुत पॉपुलर डिटर्जेंट है और उसकी काफ़ी मार्केटिंग की जा रही थी, लेकिन सेल्स उस हिसाब से पिक नहीं हो रही थी। तो कंपनी को लगा कि इतने एफर्ट डालने के बाद सेल्स क्यों नहीं पिक हो रही, इसके लिए एक रिसर्च की जाए। सो उन्होंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने कस्टमर्स का फीडबैक लिया। इस फीडबैक में उन्होंने कस्टमर से पूछा कि क्यों वो घड़ी को लाइक नहीं करते। जब रिसर्च पता की तो पता चला कि लोग घड़ी को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो जब कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेंगे, तो उसे पसंद नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं आता। यहाँ घड़ी ने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे सैंपल पैकेट्स इंट्रोड्यूस किए। शुरू में फ्री में बांटे, उसके बाद 1 रुपए 2 रुपए के छोटे छोटे सैशेट्स ट्राई करने के लिए दिए और हर कस्टमर को एक बात कही कि आप इसे पहले इस्तेमाल करो और फिर इस पे विश्वास करो। यहीं से टैगलाइन बनी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो कि हम सब जानते हैं एक बहुत पॉपुलर टैगलाइन है घड़ी डिटर्जेंट के ब्रांड के साथ। तो यहाँ रिसर्च की हेल्प से कंपनी को अपनी प्रमोशन कैंपेन के एक बहुत पॉपुलर टैगलाइन मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ये ब्रांड टॉप डिटर्जेंट ब्रांड है और सेमी अर्बन मार्केट्स में तो ये टफ कंपटीशन दे रहा है पॉपुलर ब्रांड्स को। यहां तक कि आज मिस्टर अमिताभ बच्चन घड़ी डिटर्जेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो एक छोटी सी रिसर्च ने ब्रांड को कहां से कहां पहुंचा दिया। सो आज के वीडियो में हमने सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में जाना। हमने ये जाना कि हम अपनी फ्यूचर और करंट मार्केट के पोटेंशियल को, कस्टमर के बदलते ट्रेंड्स को कैसे समझ सकते हैं और इसको समझने के लिए हमें क्या रिसर्च मेथड्स यूज करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताए हुए टिप्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।